वजह से वे कविताएं लिख रहे थे। तो वे चाह रहे थे कि जिंदा रहेंगे तभी तो लिखेंगे, इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ उस समय बोलना बहुत मुश्किल था। तो राजभक्ति कर रहे थे अंग्रेजों को खुश रखने के लिए, और बाकी जो चीजें थी उसको कर रहे थे अपने देश के लिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे MHD 2 का चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अब तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है और हो सकता है कि इस बार पूछा जाए। ठीक है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न ये है कि भारतेंदु की राजभक्ति और देशभक्ति की कविताओं में अगर उसकी मतलब दोनों की अगर तुलना करते हुए सिद्ध करें कि वे मूलतः देशभक्त थे न कि राजभक्त। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों के अपने YouTube चैनल हिंदी परीक्षा इसके बाद। उत्तर में हम लोग लिखेंगे, भूमिका सबसे पहले लिखना है या फिर आप लोग प्रस्तावना भी लिख सकते हैं। भूमिका के तौर पर हम लोग लिखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है, इनके काव्य में राजभक्ति और देशभक्ति दोनों के तत्व मिलते हैं। मतलब इनकी जो कविताएं हैं, काव्य मतलब कविताओं को कहा गया है, तो इनकी जो राजभक्ति और देशभक्ति की जो कविताएं हैं दोनों मिलते हैं। उनके जीवन काल में भारत पर जो ब्रिटिश शासन था और उस समय के साहित्यकारों के लिए यह एक जटिल स्थिति थी। कुछ आलोचक उनकी कविताओं में ब्रिटिश शासन के प्रति प्रशंसा देखते हैं और उन्हें राजभक्त कहते हैं। मतलब कुछ ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, जो भारतेंदु है वो ब्रिटिश की जो शासन है उनके बारे में उनकी प्रशंसा करते हैं, तो जब उनकी प्रशंसा करते हैं तो वे राजभक्त कहलाए। जबकि अधिकांश विद्वान उनकी रचनाओं में छिपी हुई देशभक्ति को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो भारतेंदु की जो रचनाएं हैं उनमें देशभक्ति भी मतलब उन्हें दिखती है। ठीक है, और इस दृष्टि से वे देशभक्त भी हैं। तो उनकी कविताओं की तुलना करके यह सिद्ध किया जा सकता है कि वे मूलतः देशभक्त थे। मतलब उनकी कविताओं को पढ़ने के बाद हमें यह ज्ञात हो जाता है कि वो ओरिजिनली देशभक्त थे, ना कि राजभक्त थे। अब यहाँ पे राजभक्त मतलब उस समय के राजा का भक्त, और देशभक्त मतलब हो गया अपने देश के लिए भक्ति। ठीक है, तो भारतेंदु का युग भारतीय इतिहास का एक संक्रमण काल था। अंग्रेजों के शासन में एक और जहाँ कुछ आधुनिक सुधार हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता का शोषण और देश का सांस्कृतिक पतन भी हो रहा था। मतलब जो भारतेंदु का युग था वो संक्रमण काल था, मतलब चेंजेस आ रहे थे। ठीक है, परिवर्तन हो रहा था। तो अंग्रेजों के शासन में एक और जहाँ कुछ बहुत सारी चीजें सुधार भी हो रही थी, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से मतलब जो पतन हो चुका था, और धीरे धीरे बाकी सारी चीजें पतन हो रही थी जिनमें हमारी सांस्कृतिक पतन हो रहा था। तो भारतेंदु ने इस विरोधाभास को अपनी कविताओं में व्यक्त किया। उनकी कुछ रचनाएं जैसे भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इस कविता में वे ब्रिटिश शासन के कुछ पहलुओं की प्रशंसा करते हुए दिखते हैं, जबकि उनकी कई अन्य कविताओं में ब्रिटिश शासन की नीतियों की कड़वी आलोचना और देश की दुर्दशा का भी चित्रण है। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वे ब्रिटिशों के खिलाफ मतलब जो लिखते थे। ठीक है, पहले हम लोग अगर पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि वो ब्रिटिशों की प्रशंसा करते हैं, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है इसमें। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी रचनाएं हैं जिसको अगर हम लोग पढ़ें तो हमें ये ज्ञात होता है कि उन्होंने भारत की जो दुर्दशा है उसके खिलाफ, ब्रिटिश की जो शासन नीति थी उसके खिलाफ उन्होंने आवाजें भी उठाई है। तो राजभक्ति की जो कविताएं उनसे हमें क्या देखने को मिलती है, तो भारतेंदु की कुछ कविताओं में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा या प्रशंसा का भाव दिखता है। कुछ कविताएं ऐसी हैं जिनमें प्रशंसा दिखता है। इसका मुख्य कारण तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति भी थी। उसका कुछ कारण यही था, तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति के कारण जो ब्रिटिश सरकार या फिर ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने जो बातें कही, तो कुछ प्रशंसा भी करना पड़ा। तो इसमें पहला नंबर आता है सुरक्षा का भाव। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार का दमनकारी रूप सामने आया था। मतलब जब 1857 का वार हुआ, विद्रोह हुआ, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सबको दमन करना चालू कर दिया था। ऐसे में सीधे सीधे अंग्रेजों के खिलाफ लिखना खतरे से खाली नहीं था।
मतलब उस समय अगर कोई अंग्रेजों के खिलाफ कुछ लिखता है तो वो उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ऐसा समय में वो मतलब ऐसा समय आ गया था। आगे है, राजभक्ति की कविताओं के माध्यम से वे ब्रिटिश सरकार का विश्वास जीतने का प्रयास करते थे ताकि वे अपने रचनात्मक कार्य जारी रख सके। अब भारतेंदु के बारे में अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो ये बातें भी कहें कि भारतेंदु जो थे राजभक्ति सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे थे और जो देशभक्ति था वो कविताओं में अंतर्निहित था। अब उस समय में अगर अंग्रेजों के खिलाफ कुछ लिखेंगे तो इनको भी अपनी जान गंवानी पड़ती शायद। इसी वजह से इन्होंने क्या किया कि सारी चीज़ें इन्होंने लिखी और लिखना भी इन्होंने जारी रखा, क्योंकि इन्होंने प्रशंसा में बहुत सारी चीज़ें लिखी। तो जब भी किसी की प्रशंसा होती है वो तो खुश रहता ही है। उसके बाद है सुधारों की प्रशंसा। ब्रिटिश शासन ने भारत में कुछ आधुनिक सुधार भी किए। ब्रिटिश शासन ने सिर्फ शोषण किया ऐसा नहीं है, कुछ सुधार भी किया था भारत में। जैसे रेलवे, डाक व्यवस्था, रेलवे का जो व्यवस्था था ब्रिटिश शासन ने किया, डाक व्यवस्था ब्रिटिश शासन ने किया और शिक्षा का प्रसार भी ब्रिटिश के शासनकाल में ही हुआ। तो भारतेंदु जैसे प्रबुद्ध लेखक इन सुधारों की प्रशंसा भी करते थे। जो भारतेंदु जैसे लेखक थे या फिर भारतेंदु ही, इन्होंने इन सारी बातों की प्रशंसा भी की है। उदाहरण के लिए वे महारानी विक्टोरिया की जयंती पर कविताएं लिखते थे जिनमें उनकी न्यायप्रियता की प्रशंसा होती है। महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर क्या कहते हैं, जो कविताएं लिखते हैं उनमें प्रशंसा निहित होती थी। इन कविताओं का उद्देश्य था आड़ में वार करना। ध्यान देना आप लोग इस बात पे, ये जो कविताएं थी इस पे इनका क्या उद्देश्य था, आड़ में वार करना, मतलब छिप कर वार करना। ठीक है, वे ऊपर से राजभक्त दिखते थे लेकिन उनका मूल उद्देश्य अपने देश और संस्कृति को बचाना ही था। अगर देशभक्ति की कविताओं की बात करें तो भारतेंदु की देशभक्ति उनकी राजभक्ति से कहीं अधिक गहरी और व्यापक थी। भारतेंदु की जो देशभक्ति है उनकी राजभक्ति से बहुत अधिक है, बहुत गहरी भी है, बहुत बड़ी भी है, व्यापक है, मतलब बहुत दूर तक फैली है। उनकी देशभक्ति केवल ब्रिटिश शासन के विरोध तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें देश की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक दुर्दशा का गहरा बोध था। मतलब जो इनका ब्रिटिश शासन के खिलाफ इन्होंने जो देशभक्ति की जो कविताएं लिखी, ठीक है, इसमें हमें सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक दुर्दशाएं भी देखने को मिलती है। आर्थिक शोषण का अगर चित्रण करें तो उनकी प्रसिद्ध कविता जैसे कि भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध कविता है। तो वे भारत दुर्दशा में वे ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों को कड़ी आलोचना करते हैं। वे लिखते हैं कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तनमन धन मुसे, जाहिर बातिन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नाही अंग्रेज। ठीक है, तो यहाँ पर वे इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से अंग्रेजों को क्या कहते हैं, सज्जन कहकर उन पर व्यंग करते हैं, उन पर तीखी कड़वी बातें कहते हैं, आलोचना करते हैं और बताते हैं कि वे किस तरह भारत का धन चूस रहे हैं, मतलब सभी अंग्रेजों को बता रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय गौरव, गौरव का भाव, वे भारतीयों में अपने अतीत के प्रति गौरव का भाव जगाना चाहते थे। अब यहाँ पे राष्ट्रीय गौरव का भाव की अगर बात करें तो इसमें क्या मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या चाहते हैं कि वे अतीत के प्रति गौरव का भाव जगाना चाहते हैं। वो दिखा रहे हैं कि हमारा जो अतीत है वो कैसा है। उनकी कविताएं भारतीय संस्कृति और इतिहास की महानता का गुणगान करती है। वे भारत के प्राचीन गौरव को याद दिलाकर वर्तमान की दुर्दशा पर शोक व्यक्त करते रहे हैं। मतलब यहाँ पर भारत की जो प्राचीन अवस्था थी जिसमें बड़े बड़े धनुधर आए, बड़े बड़े योद्धा आए, कैसे कैसे लोगों ने जन्म लिया था भारत के वीर पराक्रम योद्धा ने। तो इन सारी चीज़ों को, जैसे रामायण महाभारत जैसी कथाएं भी हुई, इन सारी चीज़ों को याद करके वो क्या कहते हैं, वर्तमान की जो भारत की दुर्दशा थी उसको, उसके ऊपर वे अपना शोक प्रकट कर रहे हैं, जागरूकता का संदेश भी दे रहे हैं। भारतेंदु ने भारतीयों को अपनी आलस्य और अज्ञानता को त्याग कर एकजुट होने का आह्वान किया। भारतेंदु ने कहा कि आप लोग आलस्य को छोड़िए, अपनी अज्ञानता को दूर करिए और एकजुट हो जाइए। वे उन्हें शिक्षा और जागरूकता के महत्व को समझाते हैं। उनकी कविताएं भारतीयों को उन्नति की राह पर चलने के लिए प्रेरित करती है। भारतेंदु की जो कविताएं हैं उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से शिक्षा और जागरूकता का महत्व तो समझाया, साथ ही साथ भारतीयों को उन्नति की राह भी दिखाई जिस पर चलने के लिए मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलता है।
उसके बाद आया स्वदेशी का समर्थन। वे अपनी कविताओं में विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार और स्वदेशी का प्रयोग करने का संदेश भी देते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तुलना और संघर्ष की अगर बात करें दोनों बातों को लेकर, राजभक्ति और देशभक्ति, तो भारतेंदु की राजभक्ति और देशभक्ति की कविताओं की तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि राजभक्ति उनके लिए राजनीतिक आवरण थी। वे सीधे सीधे अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने व्यंग और प्रतीकात्मक भाषा का सहारा लिया। उनकी देशभक्ति की भावना उनकी कविताओं के मूल स्वर में निहित है, जबकि राजभक्ति केवल सतही है। मैंने पहले ही आप लोगों को कहा था कि जो उनकी राजभक्ति है वो केवल दिखावा है, ताकि अंग्रेजों से मतलब उनके जान को खतरा ना बने, और जो देशभक्ति है वो कविताओं के अंदर निहित है, जिसकी वजह से वे कविताएं लिख रहे थे। तो वे चाह रहे थे कि जिंदा रहेंगे तभी तो लिखेंगे, इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ उस समय बोलना बहुत मुश्किल था। तो राजभक्ति कर रहे थे अंग्रेजों को खुश रखने के लिए, और बाकी जो चीज़ें थी उसको कर रहे थे अपने देश के लिए। तो राजभक्ति की कविताएं कुछ गिनी चुनी भी हैं। राजभक्ति की कुछ ऐसी कविताएं हैं, बस गिनी चुनी हैं, 2-4 ही हैं। जबकि देशभक्ति और देश की दुर्दशा, स्वदेशी और सामाजिक सुधार का चित्रण उनके अधिकांश रचनाओं का केंद्र है। मतलब जो उन्होंने राजभक्ति की वो थोड़े ही उसके मिलते हैं कविताएं, लेकिन देशभक्ति की उनकी हर एक कविताओं में देशभक्ति की चर्चा मिलती है। वे एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने निज भाषा उन्नति अहेज सब उन्नति को मूल जैसे नारे दिए और हिंदी साहित्य को राष्ट्रीय चेतना से भी जोड़ दिया। मतलब निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, ये बातें किसने कही? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कही थी। इसलिए यह सिद्ध होता है कि भारतेंदु मूलतः राजभक्त नहीं बल्कि सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने अपनी कलम को भारत माता की दुर्दशा को दूर करने और भारतीयों में स्वाभिमान जगाने के लिए समर्पित कर दिया था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर चैनल के साथ जरूर बने रहें, ताकि आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक जरूर पहुँचे। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।